इससे पहले जो एक फेज आता है डेफ का, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का सर, उसमें एक एस्पायरेंट को क्या याद रखना चाहिए अपने इंटरव्यू फेस करने से पहले सर? You won't get a second chance to improve your first impression. So आपका क्या चांस है कि, और आप इसे कैसे देखते हैं कि अगर पहले 3 क्वेश्चन सही नहीं है तो आप मोमेंटम लूज ना करें, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। प्रथम दृष्टया जब उसको बोर्ड देखेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखेगा, तो क्या वहीं पर काफी सारी जजमेंट्स हो जाती है? सेम कैंडिडेट जब 2020 में देता है कोई, ही गेट्स 140, नेक्स्ट ईयर दिया 195। सो ये एक साल में इतनी मेजॉरिटी या पर्सनैलिटी का शिफ्ट कैसे आ जाता है सर? कोई बच्चा इंटरव्यू हॉल में एंटर हुआ और वो थोड़ा सा नर्वस हो गया, उससे कुछ चीज़ें गलत हो गई, तो क्या वो उसी समय पीनलाइज होना शुरू हो जाता है? बहुत ज़्यादा आप प्रिपेयर करेंगे 6, 7, 8 साल तक, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ यूथ एनर्जीज। Someone is a tech graduate, he is a B Tech or M Tech, and he is working in a different sector. Let us suppose in a non-tech sector. So, is it a matter of concern in front of the board? Why do you want to join the IPS? Why do you have prioritizing IPS over the IAS? Sir? Northeast is a very very challenging terrain, sir. Security issues है सर, demographic issues है सर. तो सर आपके वहाँ पर वो टेन्योर जो था वो कैसा टेन्योर था? हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर न्यू पॉडकास्ट इकोज ऑफ एक्सीलेंस। मैं हूं आपकी होस्ट दीपिका बत्रा और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने करियर में कई रोल्स निभाए हैं और साथ ही साथ देश की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया। सो लेट्स वेलकम श्री जलज श्रीवास्तव सर। Thank you so much, Deepika ji. Thank you for having me here for this podcast. मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई है, बहुत मसरत हुई है। आपके थ्रू मैं एस्पायरेंट यूपीएससी कैंडिडेट से मुखातिब हो पाऊंगा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। थैंक यू। बिल्कुल सर। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि काफ़ी कम लोग जानते हैं कि आईएएस से पहले आपने आईपीएस ऑफिसर के रूप में भी काम किया है और उससे पहले आप सेंट स्टीफन कॉलेज में भी एज अ फिजिक्स फैकल्टी मेंबर रहे हैं। तो फिजिक्स फैकल्टी मेंबर से आईपीएस और आईपीएस से आईएएस, तो ये ट्रांजिशन कैसा हुआ आपका? मतलब हमें ये चीज़ शुरू से लेके एंड तक आज तक मतलब आपकी जाननी है जर्नी के बारे में, तो प्लीज़ बताइए उसके बारे में। ये बहुत बड़ा राज नहीं है। मैं थोड़ा सा कम उम्र में स्कूल कर लिया था और फिर एमएससी जब मैंने किया तो सिर्फ 20 साल का था। तो उस वक्त तो सिविल सर्विसेज में मैं अपीयर ही नहीं कर सकता था। तो एक साल मेरे सितारे अच्छे थे, मुझे वहीं कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई, इसलिए मैंने वहाँ पढ़ाया। और मैं मानता हूँ कि गंदा नहीं पढ़ाया, मेरे कुछ स्टूडेंट्स अच्छे भी निकले हैं। और उसके बाद जैसे ही मौका मिला, फर्स्ट शॉट में मैं आईपीएस में आ गया, सेकंड शॉट में आईएएस में आ गया। तो कोई बहुत बड़ा राज नहीं है। लेकिन ट्रांजिशन की जहाँ तक बात करें तो मैं ये कभी देख ही नहीं पाया कि बतौर एक लेक्चरर अगर मैंने ज़्यादा दिन गुजारे होते तो शायद उस तरफ मेरी ज़्यादा इंक्लिनेशन होती। आई एम मिस्ड आउट ऑन दैट लाइफ, बट टीचिंग रिमेन्स माय फर्स्ट लव। बहुत खूब सर। आज आपके एक्सपीरियंस को जानने के बाद हमारे एस्पिरेंट्स को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो सर आपने इतने सालों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया है, तो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है जहां आपको लगा हो कि आपने सच में एक बदलाव लाए हैं? देखिए, ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है क्योंकि हर ऑफिसर, ख़ास तौर से मैं, हम लोगों का यही सपना होता है कि जिस चेयर को भी ऑक्यूपाई करें, जिस पद के लिए, जिस पद पर भी हम जाते हैं, उसको जाने और छोड़ने के दरमियान उसको कुछ बेहतर बनाकर, उसमें थोड़ी और गरिमा बढ़ाकर वहाँ से जाएं। और मेरी भी यही कोशिश रही है। लेकिन जाहिर है कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर इतने सिस्टम्स इतने ज़्यादा सेट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में ख़ास तौर से, या किसी बड़ी जगहों में जैसे दिल्ली हुई जहाँ हमने काम किया, तो वहाँ कुछ चीज़ें इतनी सेट थी कि उसमें आप सिर्फ डेल्टा प्लस किस्म की चीज़ें कर सकते थे। तो उसमें बतौर इंसान, बतौर ऑफिसर उतना ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जी, जो कि किसी छोटी जगह में मिलता है। तो इस रिश्ते से मैं कहूँगा कि मैं जो सबसे शुरुआती, जहाँ मैंने करियर शुरू किया नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ ऐसे कई वाक़े मैं सुना सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हुई जहाँ मेरे अपने अनुभव से मैं कुछ बदलाव ला पाया। कुछ बहुत ही रिमोट एरियाज़ में रहा हूँ और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा लोगों को कुछ योगदान देने में अपनी, टू माय हम्बल बेस्ट।
ट्रूली इंस्पायरिंग सर, आपकी जर्नी हमारे लिए एक मिसाल है। और नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर सीनियर फैकल्टी आदित्य सर, जो आपसे यूपीएससी इंटरव्यू से रिलेटेड क्यूरियस सवाल पूछने वाले हैं। I look forward to it. Well, thank you, Deepika. Hello, sir. It's an honor have you with us. And sir, मेरी कुछ queries है regarding the interview. Please. And sir, जो interview का जो process है, which is also known as the personality test, ये UPSC का एक बिल्कुल different phase है, because we know very well clearing prelims and mains, it's a one thing, and to appear in front of the interview board and clearing the interview, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ हो जाती है सर। तो सर इससे पहले जो एक फेज आता है डेफ का, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का, सर उसमें एक एस्पायरेंट को क्या याद रखना चाहिए अपने इंटरव्यू फेस करने से पहले सर? क्या की पॉइंट्स है सर? जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रीलिम्स और मेंस तक तो वो एक स्टूडेंट रहता है, एक कैंडिडेट। वो सिर्फ जो कुछ उसने पढ़ा है किताबी तौर पर, उसका रिफ्लेक्शन उसके जवाबों में होता है, जो कि वो प्रीलिम्स और मेंस में देता है। लेकिन इंटरव्यू इस बात का बिल्कुल भी द्योतक नहीं है कि आपने क्या क्या पढ़ा है अब तक, आपकी स्टूडेंट लाइफ क्या रही है, आप टॉपर रहे हों, आप कितने ही बड़े ज्ञानी हों किताबी तौर पे। ये टेस्ट होता है कि उसके अलावा जो ज़िंदगी ने 20-25 साल में आपको जिस तरह से शेप किया है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड क्या है, और उसको आप किसी भी मुश्किल चीज़ को आप हैंडल करने की क्षमता रखते हैं नहीं, और किसी भी आड़े तिरछे सवाल को आप किस तरह से डील करते हैं, डिप्लोमेटिकली डील करते हैं। कई दफ़े इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स इस तरह से सवाल पूछेंगे, आपको प्रोवोक करेंगे, आपको रैटल करने की कोशिश करेंगे कि आप उनको ठीक तरह से एब्जॉर्ब करके, प्रोसेस करके उस सवाल को बड़े शालीन रूप से आप एड्रेस कर सकते हैं। तो ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसका ज्ञान से सिर्फ उतना ही ताल्लुक है कि जब आप बात कर रहे हैं तो ऊट-पटांग बातें ना करें, उसके पीछे कुछ वजन होना चाहिए, कुछ सार होना चाहिए, बस वहीं तक है। लेकिन उसको आप कैसे पेश करते हैं और आप किन शब्दों का चयन करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इन सब का टेस्ट होता है। सो यस, टू दैट एक्सटेंट यू राइट। दूसरी बात आई डैफ। जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप उपस्थित होते हैं तो बोर्ड को एक तो ये मालूम है जनरल क्वेश्चंस कि भाई आज का अखबार, पिछले साल भर की घटनाएं, और कुछ लोगों के पेट टॉपिक्स, वो तो ठीक है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन उनके सामने होता है आपका डैफ, और वो डैफ आपका सबसे पहला परिचय पत्र है, आपका प्रतिबिंब है। अगर आपने अपने डैफ में कुछ ऐसा लिखा है जिससे आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, तो उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए डैफ भरते वक्त पहली चीज तो ये कीजिए कि आपका एवरीथिंग, कॉमा, फुल स्टॉप, कहाँ कैपिटल का इस्तेमाल होना है, कहाँ स्टॉप होना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम से कम ना करें। अब जीमेल की जगह आप एफमेल लिख देंगे तो कैसे चलेगा? आई मीन, यू कैन नॉट बी केयरलेस। सो यू हैव टू राइट a rough draft, show it to some people, and खास तौर से कुछ चीज़ों पे मैं बताना चाहूँगा। Make your choices of words very careful when it comes to extracurriculars and your hobbies. When you are filling in your personal details, you cannot go overboard. As I like to jocularly keep saying that you are applying to the UPSC, not to Shadi.com or Tinder or something. आप ऐसी क्वालिटीज अपनी बढ़ा चढ़ा के न लिखें जो कि आप में नहीं है। अगर आपने लिखा है कि मुझे शास्त्रीय संगीत पसंद है, तो वाकई होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी मैं पिछले एक हफ्ते में पंडित जसराज जी के 2-3 मैंने टेप सुने, पीसेस सुने, और जी मैं शास्त्रीय संगीत का शौकीन। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यस सर। ऐसे भी लोग हैं जो आज IAS IPS में हैं, जिन्होंने लिखा है हॉबीज में रीडिंग एंड राइटिंग, नथिंग एल्स ऑफ नोट, नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऑफ नोट, डिस्टिंक्शंस नथिंग वर्थ मेंशनिंग। ठीक है, यू आर मॉडेस्ट, यू आर अंडरस्टेटेड, दैट्स नॉट अ क्राइम। यस सर। सो बी वेरी केयरफुल।
So it's all about DEF is all about to be yourself in front of the board, Absolutely. and basically DEF is you. I will add. Yes. I'll add something else. देखिए, जब आप कमरे में घुसते हैं तो आपको बिठाने के बाद जो पहली चीज है वो ये नहीं पूछी जाती है कि उस देश की कैपिटल बताओ और उस देश में कौन सी गाड़ी बनती है बताओ. जी नहीं, दिस नॉट ए जनरल नॉलेज टेस्ट. एज आई सेड, इट्स ए पर्सनालिटी टेस्ट. सो आपसे मुझे डिस्कशन करना है. Yes, sir. तो सबसे पहले मेरी ये कोशिश होगी कि आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल करें, वरना एक रैटल्ड, नर्वस, इनकोहेरेंट कैंडिडेट के साथ में क्या बात करूंगा. तो सबसे पहले 2-3 सवाल आपके बारे में पूछे जाते हैं आपके डेफ से उठाकर, इसलिए ताकि कैंडिडेट सहज हो जाए, उसका फ्लो ऑफ वर्ड्स बड़े संयत तरीके से निकले और वो बड़ा कंफर्टेबल अपने जोन में हो. Yes. उसके बाद जब एक तारतम्य बन जाता है कि यू एंड आई आर ऑन अ कॉमन ग्राउंड, We can interact. उसके बाद आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं. उसके बाद आपसे पूछा जाता है, चलिए आप फॉर एग्जांपल किस जगह के हैं, बाराबंकी के हैं, बाराबंकी की खासियत क्या है, Yes, sir. वो आपसे बेहतर कौन जानेगा. Exactly. तो आप जब एक बार कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उसके बाद अच्छा बताओ भाई, जापान की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है और चीन के मिलिट्री प्रोडक्शन के बारे में क्या सोचते हो, वगैरह वगैरह. कुछ वो अलग चीजें हैं. लेकिन जो सबसे पहला पर्पज है आपके डैफ का, वो उससे रेडीमेड 10-12 क्वेश्चंस निकल आते हैं. तो आप अपने डैफ के ऊपर तैयारी जरा पुख्ता रखिए. उसके ऊपर नेग्लिजेंस रखेंगे तो भाई उसका तो कोई डिफेंस ही नहीं है. यस सर. एंड सर, जब एक एस्पायरेंट इंटरव्यू हॉल में एंटर हो रहा है पैनल के सामने और ही इज कमिंग इनसाइड, उसकी एंट्री हुई है, तो प्रथम दृष्टया जब उसको बोर्ड देखेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखेगा, तो क्या वहीं पर काफ़ी सारी जजमेंट्स हो जाती है इस कैंडिडेट के बारे में? कुछ अनुमान हो जाते हैं. जजमेंट का जो वाकई बुजुर्ग और अनुभवी लोग होते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि उनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो कंफर्म हो जाए. जैसे कोई आदमी हिला हुआ आ रहा है तो 2-3 सवाल पूछ के पता चलेगा कि ये आदमी एक्चुअली कोहेरेंट है नहीं. मेरी हमेशा सबसे यही गुजारिश है, सबको यही एडवाइस भी है कि बी योरसेल्फ, बी कंप्लीटली कॉन्फिडेंट. ऐसे चलिए जैसे रूम में सब आपके बुजुर्ग बैठे हैं, जैसे आप अपने डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हैं, ठीक वैसे ही कीजिए. वैसे ही आपके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए, आपकी आई मूवमेंट्स होनी चाहिए, आपकी आवाज़ का मॉड्यूलेशन ठीक वैसे ही जैसे कि आपके परिवार के सदस्य हैं. ठीक है. और अगर आप उसी जोन में रहेंगे कि भाई मैं हूं, तो यकीन कीजिए आपको थोड़े ज़्यादा नंबर मिलेंगे. अगर आप अपने जोन से हटकर अपने क्लास के उस सहपाठी से बनने के बराबर बनने की जोन में जाएंगे जो कि आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपके परसेप्शन में ज़्यादा डिजर्विंग, तो आप हिल जाएंगे. यू कैन नॉट हैव दिस आइडेंटिटी क्राइसिस एट दैट मोमेंट ऑफ द बोर्ड. प्लीज़ बी 100% योरसेल्फ, और जो चीज़ आप हैं उसके इतर कुछ बनकर बताने की ज़रूरत मत बनाने का एफर्ट मत कीजिए. वेरी ट्रू सर. एंड सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि एक जो फर्स्ट इम्प्रेशन पता लग जाता है, बट सर यहाँ पर कई एस्पायरेंट्स इंटरव्यू से पहले घबराते हैं क्योंकि थोड़ी ग्रूमिंग उनकी ऐसी कर दी जाती है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, जो एक बात भी कही जाती है. तो क्या ऐसा बोर्ड थोड़ा वेट करता है कि अगर कोई बच्चा इंटरव्यू हॉल में एंटर हुआ और वो थोड़ा सा नर्वस हो गया, उससे कुछ चीज़ें गलत हो गई, तो क्या वो उसी समय पीनलाइज होना शुरू हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. देखिए, जब आपके सामने 5 लोग ऐसे बैठे हैं जिनका सम्मिलित ज्ञान 200 साल का है, 200 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, तो आप समझते हैं कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे वो ध्यान देंगे. इनफैक्ट मुझे बड़ा अजीब सा एक इंस्टेंस याद आ रहा है इन विच वन कैंडिडेट केम इन एंड सेड, सर मैं उससे आया था, जाड़ों का वक्त था, फरवरी मार्च में शुरू होते थे, टू व्हीलर से आया हूँ सर, मेरा कान बंद हो गया है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आई एम नॉट एबल टू, क्या आप इजाज़त देंगे कि मैं बाहर जाके थोड़ी देर वेट करके आऊँ?
and they accepted it because that was a very genuine thing. He said, "Sir, मेरी बिल्कुल बंद हो गया है कान." Okay. Okay, sir. So then he went out. He had a cup of tea. किसी और को भेजा गया. Another candidate to his place. Perfectly all right. इसमें कोई भी अगर आप, for example, आप किसी भी चीज में if you are feeling a little unwell, you please say so. कि सर ऐसा ऐसा है, मैं थोड़ा सा मेरी आंखें लाल इस वजह से नहीं है कि मैं नर्वस हूँ या मैं रो रहा हूँ, बल्कि मुझे हल्का सा बुखार है. काइंडली डोंट माइंड. ट्रीट देम लाइक योर एल्डर फैमिली मेंबर्स एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट. ग्रेट सर. एक सर जैसे कई बार डेफ पे कोई कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन होती है. लेट अस सपोज समवन इज अ टेक ग्रेजुएट, ही इज अ बी टेक और एम टेक एंड ही इज वर्किंग इन अ डिफरेंट सेक्टर. लेट अस सपोज इन अ नॉन टेक सेक्टर. तो इज इट अ मैटर ऑफ कंसर्न इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड? आपको क्या लगता है? शुड इट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एनीबॉडी? इट शुडंट बी, बट एग्जैक्टली. यस सर. बट सर ऐसा होता है कि कई बार क्रॉस क्वेश्चनिंग्स होती है. देखिए, क्रॉस क्वेश्चन दोनों चीजें अलग है. यस सर. ये इट इज नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी if you're an IIT graduate and you are working in some high profile job, let's say in Barista Coffee. यस सर. आपके सामने एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आई, आपको पारिवारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर उसकी जरूरत थी, आपने ले लिया वो जॉब. यस सर. while you are preparing for the civil services. Don't be defensive about it. You should be, सर ये है तो है, मेरे सामने वो आ गया, मैं कुछ तो करता. यस सर. ठीक है. एग्जैक्टली. वो चीज एक है. आप इसे जितनी सहजता से और बगैर हिले इस चीज को एड्रेस कर पाएंगे, जितने कॉन्फिडेंस से, उतना ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि उसमें क्या जजमेंटल होने की बात है, या मैं इस चीज को आपको टॉस करता हूँ, आपको जज करने की कोशिश करता हूँ. वो इसलिए करता हूँ कि आपको एक सिचुएशन में डालूं कि क्या आप इस चीज को दक्षता के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर सकते हैं. यस ये सर. आपको नर्वस करने की. इट्स ऑल अबाउट सिचुएशन रिएक्शन. एग्जैक्टली. इट्स अबाउट एजिटेटिंग द Yes, कैंडिडेट yes. टू सी भाई मैं आपका मंथन करूंगा तब तो आपसे अमृत निकालूंगा. Yes, it's all about the temperament. Exactly. It's to test the aptitude of that candidate. Yes. What metal is he made of? Exactly, sir. And sir, one thing is कि लेट अस सपोज सर जब भी हम डेफ भरते हैं तो उसमें हमारी सर्विस प्रायोरिटीज़ होती है, और उन प्रायोरिटीज़ को लेकर के हमें क्लियर होना सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं सर इनको यूनिफॉर्म की जॉब बहुत पसंद होती है, आईपीएस उनकी पहली प्रायोरिटी हो जाती है, देन आईएएस, देन द अदर सर्विसेज. सर उस पर कैसे क्लैरिटी होनी चाहिए? इफ समबडी इज आस्किंग व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आईपीएस, व्हाई डू यू प्रायोरिटाइजिंग आईपीएस ओवर द आईएएस सर? He should be completely truthful. यस सर. He should be complete. देखिए, इसके दो हिस्से हैं इस सवाल के. आपने अपनी पहली प्रेफरेंस क्या दी? IFS दी. सर, आई एम ऑलवेज enamored of the I've always felt very impressed by the diplomatic corps. यस Fair enough. IAS आपको, IAS का तो बहुत ही लंबा Yeah. ट्यूटर्ड जवाब है. बहुत सारी Exactly. एकेडमीज आप ही लोगों की बनाती रहते हैं, वो ठीक है. If you want to go into the uniformed services, then you be very clear. Be extremely honest कि साहब मुझे I have this history of my family. Yes, हम sir. लोग 3 जनरेशन से पुलिसमैन हैं, यस सर. और I have always been fascinated by the growing role of police and the diversity in the jobs from now complete. It's not only about law and order control. यस सर. It's also about cyber crimes. Cyber It's crimes. about international security. एस्पियोनेज सर. Absolutely, espionage. In cyber security तो बहुत ही बड़ा विस्तृत फील्ड है, यस सर. और इसमें इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है. सो देयरफॉर यू हैव a complete ecosystem of security in which police services is only one major portion, यस सर. which is looking out for more and more roles एग्जैक्टली. in internal security. So if you are able to prepare a good and cogent answer, I think you'll ace it. अब इस पे आ जाता है कि आपकी सेकंड या थर्ड चॉइसेस क्या है. उस पे थोड़ा सा होता है कि अच्छा, why is it that you, उसके बाद आप सीधे आप ये लिख रहे हो, ये लिख रहे हो. मैं किसी सर्विस का नाम जानबूझकर नहीं लेना चाह रहा हूँ. मेरी हमेशा से हर एक से सलाह ये है कि बी अ लिटिल बेटर प्रिपेयर्ड, नॉट जस्ट कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, कि आपकी अगली 3-4 सर्विसेज ये क्यों है.
तो आप बता दीजिए कि भाई क्यों है। एक आता है कि आईएएस वगैरह वगैरह के बाद सीधे लोग दानिश पे जाते हैं। यस सर, तो बता दीजिए यस सर, कि आई वुड प्रेफर टू बी अराउंड दिल्ली एंड यूटी कार्डर के कुछ Yes. सेगमेंट्स, उसमें कोई जहां आपने जरा सा भी गलत जवाब दिया या जो इनसिंसियर जवाब दिया तो ज्यादा खतरा है। इट विल बी कॉट। that will be caught and you will be judged. यस, But if you're extremely honest के साथ मेरी ये प्रेफरेंस है, the government has given me a choice. यस सर, You can always say कि सर या तो आप मेरा एक ही बार मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, जी सर, मेरा रिटर्न जो भी है एक ही एग्जाम हो और उसमें मेरे मार्क्स, मेरे एप्टीट्यूड, मेरे साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो भी आप करना चाहते हैं करके मुझे आप एक सर्विस अलॉट कर दीजिए। मैं जिंदगी भर उसमें बहुत अच्छी तरह राष्ट्र की सेवा करूंगा। यस, लेकिन आपकी अपनी स्कीम में अगर आप मुझे 5 चॉइसेस 4 बार या 10 बार अपीयर करने की आप मुझे मौका दे रहे हैं, यस सर, तो मैं उस मौके का इस्तेमाल क्यों ना करूं? यस सर, व्हाट इज देयर टू बी डिफेंसिव अबाउट, एग्जैक्टली सर, है ना? यस, और इस बात को बड़े गर्व से कहिए कि सर मेरे जितने, अब क्योंकि आज की तारीख में यूपीएससी का जो इवैल्यूएशन सिस्टम है इट इज कंप्लीटली मार्क्स बेस्ड, रिटन प्लस इंटरव्यू। इंटरव्यू सर, वो आपने मुझे जिस जगह पे आपने लाके खड़ा कर दिया उसमें मुझे जो सर्विस मिली या जो कार्डर मिला वहां मैं चला गया। यस सर, अगर आप मुझे एक और मौका देंगे तो मैं उस मौके का इस्तेमाल क्यों ना करूं साहब? यस सर, या तो मौका मत दीजिए। एग्जैक्टली सर, Everybody wants to achieve what one wants to, एग्जैक्टली and I'm no exception. Just be candid about it. Sir, you served in the Northeast, sir, from 1986 to 1991, sir. 85 to 91. 85 to 91, sir, pardon me. And sir, उसमें Northeast is a very very challenging terrain, sir. Security issues है, sir. Demographic issues है, sir. तो सर आपके वहाँ पर वो टेन्योर जो था वो कैसा टेन्योर था? क्या सर आपके वहाँ पर एथिकल डिलेमा थे? और अब जो यंग आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर वहाँ जा रहे हैं वो किस किस तरीके की सिचुएशंस वहाँ पर फेस कर सकते हैं? देखिए, जब तक हम लोग दिल्ली में बैठे हैं या कलकत्ता में भी बैठे हैं, कोलकाता में, तब तक हम नॉर्थ ईस्ट को नहीं समझ सकते। और यू कैन कोट मी एनीवेयर, लेकिन रात में अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ और नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द अगर 15-20 किलोमीटर इधर उधर चला जाता हूँ तो ज़्यादा इनसिक्योर फील करता हूँ बनिस्बत जब मैं नॉर्थ ईस्ट में ड्राइव करता था। सो एक चीज़ तो आपको सिक्योरिटी के बारे में ये जवाब थोड़ा तसल्ली देगा। आई ऑलवेज फेल्ट मोर कंफर्टेबल एटलीस्ट ड्राइविंग अराउंड इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बीइंग एनीवेयर। ओके, ये सारी भ्रांतियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ के इतने सारे लोग इतने दशकों से नॉर्थ ईस्ट एज ए टूरिस्ट गए नहीं, और जो जाता है और वहाँ से he meets people, he goes to their homes, तो it is no different from say going to a Himachal village or a Uttarakhandi village or a Ladakh village. So कभी मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप जाइए और खूब घूमिए और वहाँ के लोगों से आप संबंध बढ़ाइए, उनसे दोस्ती कीजिए। They are extremely lovable people. Now having said which, they were as of 1980s very lovable. ओके आज तो बल्कि थोड़ा कमर्शलाइजेशन ज्यादा हो गया, Yes, sir. दुकानें मॉल्स वगैरह ज्यादा हो गए, सो यू विल फील अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट आल्सो इन्वेस्टिंग एंड सो ऑन। नाउ हैविंग सेड व्हिच, इसमें मुझे एथिकल नहीं, मेरे ख्याल आप यू मेंट एथनिक एथिकल सर, एथिकल डायलेमास। यंग ऑफिसर जब भी सर जाते हैं आईएएस में सर और इनिशियल पोस्टिंग्स आती हैं सर, तो ऑब्वियसली फील्ड वर्क होता है एज एन एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सर। तो a lot of officers from IAS and IPS face a lot of ethical dilemmas, sir. I don't know if I faced an ethical dilemma. That's I great, don't sir. नहीं मैं और मैं कोई खास I was not some isolated person. Yeah. I don't think that there was any मैं बल्कि यूँ कहूँगा कि since it was a little more raw territory, Northeast was a little more raw territory than let's say Delhi. Yes, sir. In the sense of कि वहाँ पर कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से मोल्ड करके Yes, sir. आप
ज्यादा विजिबल चेंज ला सकते थे, Yes, sir. आज भी ज्यादा विजिबल चेंज ला सकते हैं. I mean, if you have a green field or a brown field Exactly. project, Yes, sir. it's far better than to have you feel a better satisfaction level Yes, sir. working in a green field or brown field project At present, sir. at present. Yeah. Even then, rather than somewhere in Delhi or Mumbai. Okay, okay, sir. तो इसलिए आपको एथिकल डिलेमास उतने नहीं और पॉलिटिकल प्रेशर्स भी कहीं कम Yes, sir. compared to North India, for example. Okay, 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 sir. So I think people should actually talk to fairly senior officers who have worked in the Northeast, and people who are not from the Northeast but who have worked in Northeast, Yes, sir. and they will pretty much say the same thing. Okay, okay, sir. मैं तो खैर वहाँ 6 ही साल रहा था, Yes, sir. फिर 2-1 साल कुल मिला के गया हूँ जब मैं फूड कॉर्पोरेशन में था या वगैरह वगैरह. Yes, sir. लेकिन जब ऐसे लोग जो कि मेरे ही सहपाठी जो कि वहाँ पर पूरे 30-35 साल रहे हैं, उनको जो कार्डर्स मिले हैं नॉर्थ ईस्ट के, Yes, sir. they also have pretty much the same thing to say. Okay. So working there is very different. Working there Yeah. is if you are able to establish a good emotional connect, then you actually live like a king. और वहाँ Okay. पे ये छोटे मन वाली बात नहीं होती है कि, Yes, sir. I mean, कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है and all that. It's not like that. It's a far It's a very, very peaceful place, sir. See, peace. Now again, 1950s, 60s, peace was a different connotation. जब भारत का विभाजन हुआ था, Yes, sir. तब उस वक्त में मिजो हिल्स, नागा हिल्स, लुशाई, ये जितना भी ये इलाका था, नेफा हिल्स, इन सारों को जो कुछ अंग्रेज बोल गए या उसके बाद जो हम लोग बोलते रहे, Yes, sir. उसके कॉन्टेक्स्ट में there were expectations and there were how should I say, there was non-fulfillment of Yes, some sir. expectations and there was resulting resentment and there was resulting violence. Yes, sir. मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता. That's it. That's all in public domain. That's all Yes, sir. you know. I know. एक स्टेट में हेलीकॉप्टर से स्ट्रेफिंग की गई थी, तो ये भी एक कड़वा सच है. Oh. No, it's all in public domain. I'm not telling you a state secret. So ये सारी चीजें एक एरा था. Yes, sir. 62 के बाद एकदम से ये एहसास हुआ कि अरे भाई, here's a highly how should I say, an area that we forgot. Yes, sir. और उसके बाद pumping in of money शुरू हुआ कि okay, let us try and Yes. keep them happy. जैसे आप माफ कीजिएगा, आप नहीं कहना चाहिए, if some parents who are extremely busy through the day earning money Yes, sir. और शाम को आते हैं और बेटी जो है उनको पैम्पर करने के लिए अच्छा लो 500 रुपए पिज्जा मंगवा लो. Yes, sir. So that sort of thing, I mean, you overcompensate for your lack of attention Yes, in the yes. beginning. So that kind of a mentality came in. Yes, sir. और अब बहुत ज़्यादा फर्क है. So Okay. security was then. That was all sorts of disturbances and so on. Yes. Now there are probably some unfulfilled promises, probably some grievances, probably some issues which of employment, of infrastructure, वो सब हैं. Yes, sir. मैं स्टेट वाइज नहीं जाऊंगा, Yes. लेकिन अल्टीमेटली जो सिक्योरिटी सिनेरियो आप कहते हैं, वो सिक्योरिटी सिनेरियो काफी कुछ अब उतना इंटरनल नहीं रहा Yes, sir. जितना कि एक्सटर्नल फोर्सेस भी उसमें हैं. Yes, sir. पहले भी आसपास के कुछ इंटरेस्टेड देश उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन उसको वो एरा ख़त्म होके अब अलग किस्म की चीज़ हो गई. सो नाउ द पीपल आर नॉट इन दैट सेंस Okay. of the same security threat issue as today. They are very, very clear about themselves. They are very clear. I think so many elections have been held. So many elections have been held of all sorts. Some very famous elections, some very infamous elections, Yes, sir. right? कि उसके बाद अब कुछ रहा नहीं conjecture के लिए. We all know what
happened. Yes, sir. Yes. So people can frame their responses to any particular issue Yes, sir. in an educated and enlightened manner. Yes, sir. And they also know which all are the factors in the equation, who all to bring into it, and how to address it. Which means people are quite satisfied and they are very, very clear about themselves. Which means it's a big, I think, what can I say, sir? It's a success of Indian government and the bureaucracy. नहीं सर, Over माफ the- कीजिएगा। sir. वो मेरा कहने का इंटेंशन नहीं था। Yes, sir. किसी भी स्टेट के, किसी भी प्रांत के लोग अगर पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं, Yes, sir. या तो वो अनएम्बिशियस हैं, झूठ Yes, बोल sir. रहे हैं। Dissatisfaction is important for growth. Yes, sir. Exactly. Throughout Northeast, people know they are much more alive to the situations. Yes, They're sir. much more educated and aware. मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ. As to whether there is a 100% satisfaction level, it is not there and it should never be there, whether there or in Delhi or in my home. Exactly, sir. Unless you have that fire in the belly, you Yes, will sir. not be making progress. So, if people agitate in some part of, say, Assam, Yes, sir. कि साहब यहाँ पे ये है या ये नहीं है, उसके बाद ही तो एक IIT आया, उसके बाद ही तो एक Exactly, IIM sir. आया, Exactly, sir. है ना? Exactly. उसके उसी तरह अब आप देखिए सेमीकंडक्टर्स का कुछ आ रहा है, कोई फैक्ट्री पड़ रही, कुछ all that is a result of people's dissatisfaction with the status quo. Yes, sir. Similarly, there is dissatisfaction in various parts of Northeast. Yes, sir. So one has to address exactly what is the discontent level and how it can be addressed. Why not? Exactly, sir. So it's incremental. It's incremental, That is always how- incremental it is and always additional, sir. incremental, and one should always keep on addressing. That's where the bureaucrat comes in. Yes, sir. He has to be able to discern कि ये आदमी सिर्फ दंगा करने के लिए, उपद्रव या डिससेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए, डिसएफेक्शन बढ़ाने के लिए ये सब शोर शराबा कर रहा है, या इसकी किसी चीज को हम चैनलाइज करके क्या, how do we address it? Yes, exactly, sir. Can we increase the employment level in this particular district by say 2,000 people? 2,000 means 10,000 So people. it's all about, sir, continuous innovations. Yeah, absolutely. अब तो नॉर्थ ईस्ट में अब देखिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से फैल रहा है. Yes, sir. बोगीबील ब्रिज बन गया. Yes, sir. Bogeyville Bridge. भूपेन हजारिका, sir. सेतु हुआ, इतना सारा हाइडल डैम्स, Yes, sir. ये सारा कुछ जो हो रहा है. So much of inland waterways Yes, sir. is happening. So this is how goods and services and establishment of infrastructure. Yes, sir. That's So thank you so much, sir, for your valuable guidance and आपके जो insights हैं नॉर्थ ईस्ट के ऊपर और आपने जो अपने वैल्यूएबल सजेशंस दिए इंटरव्यूज़ के ऊपर. सर, अब मैं बुलाना चाहूँगा परमीत सर को, जो बेसिकली आपसे कुछ सवाल पूछेंगे रिगार्डिंग एस्पायरेंट्स जो अभी मेंस दे चुके हैं और जिनका अभी इंटरव्यू आना है सर, उससे रिगार्डिंग वो आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे. तो आई वुड लाइक टू इनवाइट परमीत सर. thank you Aditya. Thank you, sir. Thank you, sir. सो थैंक यू आदित्य सर, आपने मुझे ये माइक दिया है. अब मैं कुछ अपने सवाल पूछूंगा एंड वी हैव इट्स अ ग्रेट ऑनर टू टॉक विद सर. इन्होंने बहुत ही अच्छे जवाब दिए, ऑफ कोर्स बहुत नॉलेज शेयरिंग करी जिससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं. एंड सर मेरा एक और क्वेश्चन एस्पिरेंट्स का काफी क्वेश्चन है कि जब हम 8 से 10 मॉक इंटरव्यूज देके जाते हैं बिफोर फाइनल इंटरव्यू, तो उनका क्वेश्चन है कि हमें 10 डिफरेंट ओपिनियंस मिलते हैं फ्रॉम 10 डिफरेंट पैनल्स. किसको ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए? What do you want to say about this? Because बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है पर्सनालिटी को लेके. एक किसी को आप पसंद आ सकते हैं, someone will say that's perfect, someone will say no, यहाँ पे कुछ कमी है, ये आपको इम्प्रूव करना है. So what do you think about that, sir? इसमें आप बिल्कुल ये चिंता मत कीजिए कि आपका क्या उसमें असेसमेंट रेटिंग आई है, क्योंकि उसके बारे में देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. जो 10 पैनल्स हैं, ठीक उसी किस्म की डाइवर्सिटी आपकी एक्चुअल इंटरव्यू बोर्ड में भी है. तो वहाँ किस इंटरव्यू बोर्ड में आपका क्या असेसमेंट होता है आप कुछ नहीं बता सकते हो. इस बारे में चिंता करना बिल्कुल फिजूल है. आप सिर्फ इस पे रहिए कि आपको किसी भी पैनल ने क्या चीज़ हिदायत दी है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको ठीक करेक्ट कर लीजिए. प्लीज स्टिक टू करेक्टिंग दोज थिंग्स. दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट. So it's about taking constructive criticism को बहुत important डील है Absolutely. and work on that. There is nothing you can do. You don't have an option.
आप उसका आप किसी यू आर नॉट गोइंग टू चैलेंज कि साहब आपने 135 नंबर क्यों दिए, मैं तो Exactly, 105 सेम थिंग इन द एक्चुअल इंटरव्यू। सो जो आपके हाथ में आप वही करिए, दैट इज टू इम्प्रूव, दैट्स इट। वही कीजिए, इम्प्रूव इट। एंड सर कुछ मेरे भी अपने पर्सनल डाउट्स हैं इसको लेके। कुछ हैं कि काफ़ी जैसे मेरे ऑब्वियसली फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं एंड दे से कि यार स्टार्टिंग में ना मोमेंटम होता है। फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू में गए, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन नहीं आए, आप नर्वस हो गए, बट स्टार्टिंग के आपके 3 क्वेश्चन आपके जोन पे स्ट्राइक कर गए, दैट्स अ विन विन सिचुएशन। एंड देयर इज अ सेइंग दैट यू वोंट गेट अ सेकंड चांस टू इम्प्रूव योर फर्स्ट इंप्रेशन। सो आपका क्या चांस है कि, और आप इसे कैसे देखते हैं कि अगर पहले 3 क्वेश्चन सही नहीं आए तो आप मोमेंटम लूज ना करें, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस इन दैट हॉल। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? You are the least experienced man in the room when the interview is being held, right? राइट आप ये जो कुछ मुझे ज्ञान की बातें बता रहे हैं उन 5 लोगों को मालूम है, जी सर। and they expect a youngster to be very nervous, to be reticent, to be rattled. Big deal. So the best way is do not give too much thought to all this. अगर आपको कोई 2-3 सवाल नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। What is the honest thing to say? Sorry sir, I do not know. दूसरा नहीं आता है, sorry sir, I do not know. Do it with a smile. एंड बी हम्बल एट द सेम मोमेंट। Be humble. Sorry sir, मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया। आराम से बोलिए। Take this entire thing as a very fluid, how should I say, a pleasurable experience, the entire interview. नहीं आता, नहीं आता। हाँ, हल्का सा आता है। Sir, if you permit me, can I take a guess? I'm not too sure. फील्डिंग हो गई, इंसुलेशन बन गया। अगर आता है तो भाई इट्स एन एजुकेटेड गेस, नहीं आता है तो साहब मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आई एम नॉट टू श्योर, बट एटलीस्ट यू विल नॉट बी एक्यूज्ड ऑफ ब्लफिंग। डू नॉट ब्लफ। Do not. It's about honesty right at the interview. It's completely about honesty. That's it. That's certain advice from the sir. So interview के लिए सर ने कितने सारे आपको एडवाइस दिए एंड I'll make sure कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी एंड सर की एडवाइस आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट इवन इन पर्सनल इंटरव्यू। ऑनेस्टी इज सर्टेनली वन ऑफ द ग्रेट एथिक्स एंड मोरालिटी पार्ट, और आपके GS4 एग्जाम में भी ये मेंशन है। और सर मैं 2-3 क्वेश्चन में और आना चाहूँगा रिलेटेड टू सब्जेक्टिविटी दैट्स बीन देयर इन द UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्पेशली जब आप पर्सनल इंटरव्यू की बात करें। सेम कैंडिडेट जब 2020 में देता है कोई, ही गेट्स 140, नेक्स्ट ईयर दिया 195। सो ये एक साल में इतनी मेजॉरिटी या पर्सनैलिटी का शिफ्ट कैसे आ जाता है सर, या कैसे होता है ये? कैंडिडेट से पूछिए, he must have worked on his skills. If you ask, see, if you ask exactly the same questions in 3 locations, and then there is a difference between the assessment of 140, 190 or something, then you can understand. लेकिन उस वक्त में उसने कितना बढ़िया इमोट किया होगा, उसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, मॉड्यूलेशन क्या होगा, मैं तो उसकी पर्सनालिटी देख रहा हूँ। आई एम नॉट लुकिंग एट द कंटेंट ऑफ द आंसर्स अलोन। सो इट्स अ प्रेजेंट मोमेंट, आप पास को जस्ट नहीं कर रहे। प्रेजेंट मोमेंट, यू डू नॉट गेट टू win by fighting your last battle. You certainly need new swords. You certainly need new strategies. You can never win by fighting your last war. That's true, sir. That's again one of the most important advice out there. And sir, there has been some other thing. I personally want to take your advice on that and your opinion on this. Even sir, UPSC is certainly one of the dreams. It's a middle class dream. जैसे इंडिया में कहा जाता है, a lot of people want to take this examination. अपने स्टेटस को इंक्रीज करना चाहते हैं, दे वांट रिस्पेक्ट, सर्टेनली फॉर फैमिली एज वेल। बट रिसेंटली मिस्टर संजीव सन्याल ने इंटरव्यू दिया था एंड ही सेज दैट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा आप प्रिपेयर करेंगे 6, 7, 8 साल तक, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ यूथ एनर्जी, स्पेसिफिकली जो हमारा देश है जहाँ पे एवरेज एज 28 है। इट्स अ टाइम टू रीप डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो आप इसके बारे में सर कैसे देखते हैं कि इज इट अ गेम ऑफ 1 to 2 years और यू शुड ड्रैग दैट टू 6 to 7 years आउट देयर? देखिए, टू दैट एक्सटेंट आई एग्री दैट हम लोगों के वक्त में 70s 80s में इसको हम बोलते थे नेशनल पास टाइम, है ना। जुबली हॉल या PG मेंस में कहीं पे दाखिला ले लिया, लॉ में दाखिला ले लिया। नाउ फॉर एग्जांपल टेकिंग एडमिशन इन LLB and consequently taking a hostel room there और प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं 3 साल कर रहे हैं, 4 साल कर रहे हैं, उस वक्त 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। फिर there has been so many things in the flux,
नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ गए, ये बढ़ गया, एज लिमिट ये हो गया, वो हो गया, हो गया. Point is that a typical youth is at the prime performance and output level during his 20s. Exactly. And if he's spending about 5 years, 6 years in one particular pursuit, and at the end of that pursuit he gets into it, लेकिन उसके 4-4.5 साल तो गए ना. He is Exactly. living the same year after year. Exactly. टू दैट एक्सटेंट सन्याल साहब से मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ. लेकिन इसका इस वक्त में कोई इलाज, माफ़ कीजिएगा, इसका कोई जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा. गवर्नमेंट ने, यूपीएससी ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि साहब आपको चॉइसेस दी जा रही हैं, 4 अटेम्प्ट्स की, 3 अटेम्प्ट्स की, 6 अटेम्प्ट्स की, जो भी है. एंड आई एम परफेक्टली विद इन माई राइट्स टू एक्सरसाइज दोज चॉइसेस. जितने साल लगे मैं करूँगा. अब इसका कोई हल आप बताना चाह रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि साहब ठीक है, यू गिव द पर्सन 1 अटेम्प्ट थ्रू हिज लाइफ, इवन इफ इट इज स्प्रेड ओवर, ही टेक्स इट, कभी बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, spread over several months or several years, whatever. I don't know. I'm not in a position to recommend that. लेकिन उसका आप साइक इवैल भी कर लीजिए, आप उसको तरह तरह से जज कर लीजिए, और फिर आप बताइए कि सर ये आदमी इस नौकरी के लायक है, इसका ये एप्टीट्यूड है, इसको ये करना है. आई थिंक वी कैन ऑलवेज मैच्योर आवर सिस्टम्स टू रीच दैट लेवल. बट एज ऑफ टुडे, as long as the UPSC gives, the system gives me a choice to exercise for several years, जब तक मुझे मेरा डिजायर्ड गोल मिल नहीं जाता, आप मुझे वंचित कैसे कर सकते हैं. सो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट तो ये है कि एक यंग कैंडिडेट के 5 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल इस जद्दोजहद में जा रहे हैं जी. ये तो सच है, और वो उसका सबसे प्रोडक्टिव टाइम है. एग्जैक्टली. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. तो अब इसमें देखिए, फॉर एग्जांपल ये जो यूपीएससी ने शुरू किया है कि प्राइवेट सेक्टर के Yes. पोस्ट से पोर्टल, इट्स अ गुड मूव सर. वेरी वेरी गुड मूव. कि मुझे बियॉन्ड अ पॉइंट मालूम होना चाहिए कि यार मैं जिस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई हैव दिस, और आई पुट माई सेल्फ इन सम प्राइवेट सेक्टर जॉब, आई कैन डू समथिंग दैट्स राइट. while appearing for it, take a break. ऐसे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज जो ब्रेक इन सर्विस लेके आए हैं, छुट्टी लेके, एंड दे हैव अपीयर्ड बिफोर मी इन द मॉक इंटरव्यूज. सो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई, कुछ करा हुआ है. नहीं, दे वर कैंडिड कि साहब हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आई वांट टू फंड माय ओन पैशन फॉर गेटिंग इनटू द यूपीएससी, बट माय फैमिली कैन नॉट सपोर्ट मी बियॉन्ड अ पॉइंट, सो आई एम डूइंग दिस जॉब. व्हाई नॉट? सो दैट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन सर इंडिविजुअल की मैच्योरिटी कितनी है. फॉर एग्जाम्पल आपके 2-3 अटेम्प्ट्स नहीं हुए, देन आपको लगा फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, देन पिक अप अ जॉब, डू साइमल्टेनियस प्रिपरेशन विद दैट. Absolutely, I'm all for it. I'm all for it. सो ये सर का रिकमेंडेशन था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था. एंड अनदर थिंग सर, स्पेशली हमारे न्यूज़पेपर्स में डिबेट चलती रहती है, दैट इज स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट के तौर पे. एंड IAS इज अ जर्नलिस्ट. आप इस करेंट एरा में, दैट इज द एरा मार्क बाय क्लाइमेट चेंज, AI एंड ऑल दी स्टफ, आप कैसे देखते हैं जर्नलिस्ट के रोल को? और वी वांट अ स्पेशलिस्ट बिकॉज लेटरल एंट्री हैज बीन देयर, कि लेटरल एंट्री इसलिए हो रही है कि हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, वी डोंट वांट अ जर्नलिस्ट. हाउ डू यू लुक एट दिस? See, firstly, let me be clear. I'm always in favor of infusion of new ideas into any system. Having said which, a journalist cannot simply rest on the laurels of 200 years of civil services. बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया system है, therefore we should continue to do that. Yes, sir. Whatever 200 जो भी है, 75 or 80 of IAS. So my point is, a journalist will decay and what's that word? मैं भूल रहा हूँ. In which the person will become useless if he does not acquire new skills. Exactly. The axe has to be regularly sharpened. So for the past several years, more than 20ish, जब ये मिड सर्विस ट्रेनिंग वगैरह होती है, और उससे पहले भी कोलंबो प्लान के तहत भी काफ़ी कुछ होता था, बट मोर पॉइंटेड
इन सर्विस ट्रेनिंग्स भी हुई हैं जिसमें पीपल डू दिस and there are ways in which the bureaucrats can be reskilling themselves in whichever fields they like. लेकिन वो तो हुआ एक systemic improvement. Even otherwise, the young the officers should continue to upskill themselves At regular intervals. at regular intervals by on their own. कोई उसके लिए गवर्नमेंट की आपको बस उनको डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है, उसके अलावा कोई आपको नहीं रोक रहा है. इट्स अ गुड थिंग इफ यू कीप ऑन. Because in this volatile and uncertain world, you need certain skills out there. And if you take a few specialists from outside, they also have to learn Yes. what it is to sort of decorporatize themselves and get into the service orientation Right. of the civil services. So that's another opinion on this. And sir, my final question that's been very informal. Your one book that have completely changed your life. You want to recommend that? That's a good read. You need to read that. One book. Oh, well, I'm quite an avid reader, so that would be unfair. But okay, I would recommend Rag Darbari, which I read eons ago, and the 48 Laws of Power. आपने एक बोला, मैंने दो. I mean, That's completely choice, sir. I can, You can even mention 10, 20 books. No problem with that. among my favorites are certainly Cain and Abel and the Dan Brown's the very first Dan Brown which came, I'm forgetting the name, not Angels and Demons, उसके बाद आई थी. Certainly, of course, that's a miss point. We will see that. What book is this? And Frederick Forsyth's The Odessa File. There are, but these are not life-changing books. These are great books. Great. The ones which actually changed my mind were really Rag Darbari and I would say 48 Laws of Power. 40 Years of Power. It's a great book. I've read that personally. It's one of the Good as 33 Rules of War. Again, The Five Rings. वो भी बहुत अच्छी है. And of course, how could I forget the Chanakya's Arthashastra. his Arthashastra. And I will also add The Art of War. What's your opinion on Kafka, sir? Kafka. How does Kafka come into this? It's certainly one of the most intriguing part for me to ask about Metamorphosis or The Trial, all these stuff, or even Albert Camus, because these are the favorite, my author, these completely. They were representative of the times in which the authors lived. Yes, sir. So I can understand the Kafka parallel is drawn so many times to bureaucracy, Yes, sir. to deride bureaucracy, to say that वो तो ultimately आप तो Kafkaesque nightmare में हमको डाल रहे हो और वो बार बार वो दरवाजा खटखटाता रहता है and अब मैं बंद करने जा रहा हूँ, it was made only for you. I mean, all that is the trial. Yes, sir. All that is there. But you should understand the kind of depression the authors were living through in those days. Exactly, sir. आपने काफका की बात की. आप थोड़ा सा इधर आ जाइए तो आप देखेंगे कि सादत हसन मंटो, you cannot read more than 2 stories without your blood boiling. Exactly. है ना? Exactly. उसी तरह गुलजार साहब ने भी कुछ लिखा है, खुशवंत सिंह जी ने भी लिखा है. तो ये सारा कुछ contemporary literature now today if the young candidates read that or youngsters read it, they'll say, oh, what nonsense, it's so depressing. But fact remains, these were the times these authors lived in. It is true. Absolutely. असमत चगताई, इतना कुरतुल्लाह हैदर, इन लोगों की लिखी हुई जो किताबें हैं, they have that kind of pathos in there. The ugly truth of life. They bring that. Truth of life. But you cannot, sustain that. You cannot sustain it and stay sane. Not in the civil services. So Sure, sir. while I do read these at some point but beyond a point, sorry, not my. I get it, sir. I get it. That's about all I can say. Thank you, sir, for giving us this interview. Honored to speak and have a conversation with you. So that's my candid conversation with sir, and he has shared a lot of points. जो सिर्फ आप UPSC के लिए नहीं apply कर सकते, even you can apply in a real life.
नाउ अगेन मैं अपना सर के साथ जो बात करेंगे वो हमारी एंकर होंगी एंड शी विल पुट इन अप क्लोजिंग रिमार्क्स. थैंक यू फॉर दिस. हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून.